Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Anjali Sharma, a student of BSc Nursing first year at College of Nursing GSPM कानपुर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला PYQ सेशन जो है इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, मॉडरेट आता है, टफ़ आता है या फिर बहुत इजी आता है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी बेसिक कैसी है इंग्लिश में। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत ही इनफ टाइम है, आप अच्छे से इंग्लिश पे कमांड बना सकते हैं। और नो डाउट इंग्लिश का मेजर तो नहीं, इक्वल रोल है। सो लेट्स सी। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंटोनिम और सैनोनिम क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर एंटोनिम, ए फॉर अपोजिट, मतलब नॉट ओ आई नो कि ओ से स्टार्ट होता है, बट अपोजिट जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ से। तो हम एंटोनिम और अपोजिट लिटिल बिट मान सकते हैं। और सिनोनिम मतलब सेम है ना। सिनोनिम का हम एस ले सकते हैं और सेम का एस ले सकते हैं, यानी कि सिनोनिम मतलब सेम और एंटोनिम मतलब अपोजिट। तो कन्फ्यूज़न आज से नहीं होगी, है ना। तो एंटोनिम ऑफ स्कैरसिटी, इसमें स्कैरसिटी का अपोजिट क्या होगा। तो इस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, यानी शॉर्टेज। तो शॉर्टेज का अपोजिट क्या होगा, प्लेंटी, शॉर्टेज, पॉसिटी, दर्द, ये सब तो होगा नहीं। प्लेंटी हमें समझ में आता है, हमें अगर और भी मतलब ना पता हो तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि स्कैरसिटी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कमी, और प्लेंटी का मतलब होता है यानी किसी चीज़ की बहुत अधिकता होना, यानी है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर ऐसे कहते हैं, यानी इनफ होना। व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बेगर। देखिए स्पेलिंग पे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें आप थोड़ा सा आप अपना पढ़ते रहिए, वोकैब वगैरह देखते रहिए और स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दिया करिए जब भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेगर की स्पेलिंग पूछी है, तो यहाँ पर हम इसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं बता सकते, बट हाँ वी कैन सी कि बेगर का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है BEGGAR होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर ए। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्लोज मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हम सब ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इम्यूनिटी क्या होता है, यानी कि किसी भी बीमारी से बचने की जो हमारे पास क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि नो डाउट इसका आंसर डिफेंस होगा। बट हाँ, हम ऐसे नहीं लगा सकते कि हमने देखा स्टार्टिंग में हमने प्रोटेक्शन देख लिया, अब तुरंत हमने लगा दिया, नहीं, हमें सारे ऑप्शन को देखना है, हमें सारे ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन भी हो सकता है और डिफेंस भी हो सकता है। ओके, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर डी होगा। प्लीज़ जल्दबाजी मत करिएगा, इनफ टाइम है, तो हर एक ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। प्रीपोजिशन जो होता है वो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताता है। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, मनी इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ। तो जब आप एक सीक्वेंस में मतलब एक फ़्लो में पढ़ते हैं तो ये अपने आप ही आ जाएगा, और बाकी आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगी पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सब कुछ बताऊंगी, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो करेक्ट हो रहा है दैट इज़ मनी इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हिज वर्ड्स वर म्यूज़िक टू माई ईयर्स। उसके जो शब्द थे वो हमारे कानों के लिए मतलब एक संगीत की तरह थे। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफर। ओके, मैंने यहाँ पे अदर ऑप्शंस नहीं रखे क्योंकि मुझे सही से ध्यान नहीं था अदर ऑप्शंस क्या थे, बट हाँ इसका करेक्ट जो आंसर था वो मुझे ध्यान है और इसका आंसर हो जाएगा मेटाफर। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पर्सन राइट अबाउट हिज हर ओन लाइफ स्टोरी इज़ कॉल्ड इन वर्ड्स। जो भी पर्सन अगर अपने बारे में कुछ लिखता है या फिर उसके बारे में लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं ना। हम पढ़ते हैं कि अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफ़ी है
ये किसी मतलब हम महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो ये बायोग्राफी मूवीज़ भी बनती हैं किसी किसी की बायोग्राफी पे, तो यहाँ पर बायोग्राफी हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ हाँ, तो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, सी डैश फिनिश्ड हर वर्क। अब हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें वर्ब पता होना चाहिए, और ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है समथिंग एडिशनल, यानी हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब बताना है, तो हमने टेंस पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको A to Z इंग्लिश में आपको प्रो बना दूँगी। ओके, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सी डैश फिनिश्ड हर वर्क। हमें यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब बताना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हो जाएगा सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग बट हेयर इज़। मतलब कि यहाँ पे जो हमने ये बट यूज़ किया है, ये किस लिए यूज़ हुआ है? बट, ये वाला जो मैंने बट यूज़ किया है, ये यहाँ पर क्या मतलब, ये नाउन है या वर्ब है, कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है? अगेन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज़ पढ़िए, अभी बहुत टाइम है, सीखिए, समझिए। तो बट जो है वह यहाँ पर वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन मतलब होता है जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है ऐड करना, टू ऐड समथिंग। ओके, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता रहा। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बट, है ना। तो यहाँ पर बट जो है वो कनेक्टर का काम कर रहा है, हेंस हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर सी। देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ही वॉज पनिश्ड डैश हिज मिस्टेक। ओके, तो हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, तो ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। ओके, हमारी फ्लुएंसी में ही आ जाता है। देन कश्मीर, कश्मीर पे डैश लगा है, इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। तो यहाँ पर नाउन जो होता है वो किसी के नाम, हमने शुरू से पढ़ा है, हमने बचपन से पढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या के नाम को मतलब बताने वाले को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, तो ये कश्मीर क्या है? स्थान है, तो ये भी तो एक टाइप का नाउन हुआ। अब हमें बताना है कि ये किस टाइप का नाउन है, तो ये प्रॉपरली नेम बता रहा है। तो ये अगर ये प्रॉपरली नेम बता रहा है यानी कि प्रॉपर नाउन है। ओके, हम टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू हर्ड द न्यूज़? हैव यू हर्ड द न्यूज़? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू हर्ड द डैश न्यूज़। यानी कि आपने, यहाँ पर वही हमें सीक्वेंस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब अपनी इंग्लिश पे कमांड करना है, मैं आप लोग को गाइड करूँगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। ओके, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी लेटेस्ट। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ही सेज आई एम वेरी बिजी, कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ना है, तो इसका जो हम कन्वर्ट करेंगे, ही सेज आई एम वेरी बिजी, तो इसका रूल होता है प्रॉपर, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज़ वेरी बिजी। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, आई डैश अ लेटर व्हेन सी नॉक्ड एट द डोर। बेसिकली इसमें पूछा है कि इसमें हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, सी नॉक्ड एट द डोर। ओके, तो यहाँ पर नॉक्ड यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या ऐसा यूज़ करेंगे, यहाँ पर पास्ट वाले सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर when she knocked at the door. Okay, then हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, the herd of cattle was grazing in the field। यहाँ पर कहा गया है कि herd of cattle was grazing in the field, choose the collective noun। collective noun मतलब कि जो कलेक्शन में होते हैं, like bunch of flowers, bunch of banana। ओके, तो ऐसे जो मतलब ढेर सारी चीज़ों के कलेक्शन को collective noun बोलते हैं। तो यहाँ पर द हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग, तो यहाँ पर हमें इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन है। तो जो हर्ड होता है, हर्ड मतलब होता है कि ये कैटल्स के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी हर्ड।
ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अ वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस दैट रीड्स अलाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि जो आगे से और पीछे से पढ़ने में एक समान आए, ऐसे सेंटेंस, वर्ड या फ्रेज को क्या बोलते हैं? तो इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। बेसिकली कहना ये चाहता है कि जैसे अगर हम लिखते हैं मलयालम, ओके, MALAYALAM, तो हम चाहे इसको इधर से ऐसे पढ़ें तो भी मलयालम होगा, और अगर हम इधर से ऐसे पढ़ते हैं तो भी यहाँ मलयालम, ओके, यानी आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम ही होता है। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम, ओके। आपने बायो में भी पढ़ा होगा, वो जो होता है कहाँ से कट करता है, मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है, तो आपने पढ़ा होगा GAATTC, यानी घातक, है ना, चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से, बेसिकली अपोजिट पॉइंट पे होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। सी मेड हर डैश टू हर लार्ज फॉर्चून, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि उसने अपने डैश को आगे तक फॉर्चून टू लार्ज फॉर्चून तक ले गया। तो यहाँ पर जो बताना चाहता है बेसिकली, यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, हायर, यानी कि कहते नहीं है हमारा हायर, ये है हमारा हायरार्की, है ना, तो वैसे वाला वो हायर पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। हायर जो आगे हमारे कुल को, यानी वंशज बोल सकते हैं, हमारे वंशज, तो वंशज का वो हायर हो गया। हेयर तो बाल वाला हो जाएगा, हेयर ये दो वाला गलत है, हेयर ये भी गलत है, तो हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है दिस इज़ माई फेवरेट बुक। इसमें हमें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताने हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब ये होता है कि जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करे, यानी किसी चीज़ को स्पेसिफाई करे, जैसे कि हमारा दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए, है ना, यानी कि ये स्पेसिफाई करते हैं, थोड़ा डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़, यहाँ पर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दैट इज़ ए, यानी कि दिस, इसका आंसर हो जाएगा ए। देन नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। सी डैश बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर द पार्टी। अगेन ये टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सी बेक्ड हो जाएगा ए। जिसको भी नॉलेज है ठीक है, बाकी अगर आपको नहीं है तो बने रहिए हमारे साथ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स द गोन्स बी गोन मीनिंग, यानी कि ये फ्रेज़ दिया हुआ है, इसका हमें मतलब बताना है। लेट्स द गोन बी गोन मीनिंग, यानी कहते नहीं है कि जो हो गया जाने दो, ऐसे बोलते हैं, अरे जाने दो, तो वही मतलब बेसिकली इसका मतलब है, यानी कि फॉरगिव समवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टू फॉरगिव समवन। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 20 के 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, आपने देखा होगा क्या लेवल है, कैसा है। अगेन मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगी कि पेपर आसान आता है, टफ़ आता है या मॉडरेट आता है। मेरे हिसाब से तो मुझे इजी लगा था, बाकी आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपको कैसा लगा, टफ़ लगा, ईजी लगा या मॉडरेट लगा। मैं उसी हिसाब से, आपका क्या बेस है, मुझे जैसा आइडिया लगेगा फिर मैं उसी हिसाब से स्टार्ट करूँगी। आपको कहाँ से मुझे बताने की ज़रूरत है, बेसिकली मुझे लगता है नाउन प्रोनाउन सबको आता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, बट फिर भी हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टडी वेल। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप सब्सक्राइबिंग।